हेलो दोस्तों, ये हमारा आज आर्टिकल 32 रहने वाला है और ये हमारी जो है यानी फंडामेंटल सीरीज़ का थर्ड लास्ट आर्टिकल बचा है। इसके बाद 34 हम देखेंगे और 35 देखेंगे, दो लास्ट के आर्टिकल बचेंगे। ठीक है। और देखिए, ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, यानी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल ये प्ले करता है। अगर हम बात करते हैं जब फंडामेंटल राइट्स की, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक तरफ हैं, मगर जब इनकी प्रोटेक्शन की बात आती है ना, कि इनको प्रोटेक्ट किस तरीके से करा जाएगा, तब उस समय पर पिक्चर में आता है आर्टिकल 32। लाइक हमें पता तो है हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमें एम्पावर करते हैं, हमें इनेबल करते हैं, सोशली एम्पावर करते हैं। ठीक है। और वहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं कि आखिरकार जब हम सोसाइटी में बैठते हैं या फिर कहीं पर भी प्रेजेंट होते हैं, तो उस समय पर हमारे पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स वही हैं। अब वहीं पर अगर कहीं पर भी आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तब वहाँ पर आप क्या करेंगे? तो आज हम इस क्लास में यही पढ़ने वाले, इस वीडियो के माध्यम से यही सीखने वाले हैं कि ये जो आर्टिकल 32, ये कहीं ना कहीं आपको आपके फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, सो दैट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले और ये उन बच्चों तक भी पहुँचे जहाँ तक इसको ज़रूरत से पहुँचना चाहिए। ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। तो आर्टिकल 32 जो है, 32 जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट आर्टिकल है, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। इन केस अगर कभी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का या फिर एक ग्रुप का कोई भी राइट्स का उल्लंघन होता है, तो वहाँ पर ये आर्टिकल 32 ये पिक्चर में आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से या फिर उनका इन्फ्रिंजमेंट होने से या फिर कोई भी अगर इनके खिलाफ एक्शन होता है और आप वहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका उल्लंघन हो रहा है, तो उस समय पर ये जो आर्टिकल है ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ सकता है और फिर आपके पास ऑप्शन बचते हैं कि आप अंडर आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट विजिट कर सकते हैं या फिर अंडर आर्टिकल 32, जहां पर अंडर आर्टिकल 32 इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है। अगर इसका भी उल्लंघन होता है और आपको नहीं जाने दिया, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के तहत पहुंच सकते हैं कि भाई साहब मेरा जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है और आप इसके अगेंस्ट थोड़ा सा एक्शन देखिए या फिर एक्शन लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार जाकर कह सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। अभी जो आर्टिकल है, ये यहाँ पर इस आर्टिकल को सिंपली बोला गया था कि अगर मियरली कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करा देते हैं और वहाँ पर उनके प्रोटेक्शन की कोई भी बात नहीं करी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से मीनिंगलेस लगता है। लाइक एक तरफ तो आप जो है ना फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करा रहे हो, ऊपर से अगर इनका कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है या फिर इनका कोई वायलेशन होता है, क्या उसके लिए कोई प्रावधान है? बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आधा डब्बा खाली है और आधा भरा हुआ है। लाइक 70, एक तरफ तो आपने जो है 50% तक ये एश्योरेंस दे दे कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, वहीं पर अगर कोई इन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर देता है तो उसके लिए कुछ प्रावधान है ही नहीं। तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी जो प्रोटेक्शन का कोई भी प्रावधान अगर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मीनिंगलेस होता। ठीक है, यूजलेस होता। फ़ायदा क्या है फिर ऐसे फंडामेंटल राइट्स का जब उनको प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड नहीं करी जाती? तो कहीं ना कहीं यूजलेस हो जाएंगे ना, वर्थलेस हो जाएंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी अगर उनकी फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट की बात आती है तो। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल 32 जो है वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स का जब उल्लंघन होता है तो उनके लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज़ प्रोवाइड कराता है, सो दैट कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो एनफोर्समेंट है ना, वो अच्छे तरीके से किया जा सके। अब यहाँ पर अगर किसी भी अग्रीव्ड सिटीज़न, यहाँ पर अग्रीव्ड सिटीज़न का मतलब है कोई भी एक पीड़ित इंसान या पीड़ित सदस्य, भारत का नागरिक, ठीक है, भारत का नागरिक, उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तब ये सारी चीज़ें
होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल 32 है, आपको पता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं। अब आपको ये दिमाग में ज़रूर से आना चाहिए कि यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें आर्टिकल 32 भी तो आता है। अब ये इटसेल्फ ही एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फंडामेंटल राइट है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जो आर्टिकल है ना फंडामेंटल राइट्स को रियल बना देता है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके संदर्भ में कुछ एक महत्वपूर्ण सी लाइन कहते हैं कि एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। लाइक कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये आर्टिकल ना हो, क्योंकि यही आर्टिकल कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है एवरी सिटीज़न के। ठीक है, ईच एंड एवरी सिटीज़न के। यहाँ पर इनके द्वारा ये कहा गया है कि ये जो आर्टिकल 32 ये वेरी हार्ट ऑफ इट, यानी ये जो है ना सोल है और हार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। सोल एंड हार्ट एंड सोल, या फिर सोल एंड हार्ट, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, कहीं ना कहीं आत्मा और इसका हृदय है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो किस आर्टिकल को बोला गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा? आर्टिकल 32 को बोला गया है कि ये जो आर्टिकल 32 है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बातें कही गई कि जो आर्टिकल 32 है ना ये एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। लाइक हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आती है कॉन्स्टिट्यूशन की कि पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बनाएगी तो पार्लियामेंट का जो दायरा रहेगा ना वो बेसिक स्ट्रक्चर के तहत ही रहेगा। ठीक है, लाइक मानकर चलिए एक घर है। ठीक है, इसमें कुछ राइट्स वगैरह हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये घर इसी शेप में रहेगा, इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही रहेगी। फिर चाहे इसमें अंदर आप कुछ भी मरम्मत कराते रहें, कितनी भी लीपा पोती कराते रहें, कुछ भी करा सकते हैं आप, मगर इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम रहेगी। तो ऐसे ही बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान निकल कर आया था जब केशवानंद भारती का केस लड़ा गया था। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि केशवानंद भारती जी का केस जो है वो कब आया था? ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं तो बताऊँगा ही जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलिए मैं ही बता देता हूँ। केशवानंद भारती जो केस था वो केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के उसमें था। उसमें क्या हुआ था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करी गई थी, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये वाला। ठीक है, तो ये 1973 में आया था। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली हम आगे बात करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही कहा गया कि जो आर्टिकल 32 है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में फॉल होता है। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है ये इसको अमेंड नहीं कर सकती, ना ही इसको रिमूव कर सकती, ना अब्रोगेट कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर यह लिखा गया हैंस इट कैन नॉट बी अब्रिज्ड और टेकन अवे बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट कर कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर इस आर्टिकल में 4 प्रोविजंस कंटेन करे गए हैं, जैसे कि जो आपके पास राइट मिलते हैं इस आर्टिकल में कि आप डायरेक्टली जो ना राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड कर सकते, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके राइट्स का उल्लंघन होता है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर और रेट्स। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर आ जाती है कि अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? डायरेक्शंस इशू कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है कि भाई थोड़ा सा धीमे धीमे चलिए कि दूसरे के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 21 में क्या है 21 में क्या है कि अगर कोई लाउड नॉइज़ में भी अगर म्यूज़िक वगैरह बजाता है, एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में अगर म्यूज़िक बज रहा है और उसके फिर बियॉन्ड उसके भी बज रहा है, तो वहाँ पर आप जो है ना आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि एक FIR वगैरह दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए क्या कर सकता है? इशू कर सकता है डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रेट्स भी। अब ये रेट्स क्या होती है? कुछ रेट्स हैं, मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी रेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब जो तीसरा प्रोविज़न ये है कि यहाँ पर पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो डायरेक्शन इशू करना या ऑर्डर इशू करना या फिर रेट्स इशू करना किसी और अदर
अन्य जो बॉडी है ना उसको भी ये पावर दे सकती है पार्लियामेंट कि वो भी जो डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं और रेट्स हैं इनको इशू कर सके। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें पार्लियामेंट जो है ये सारी चीज़ हाई कोर्ट से ऊपर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि 226 जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट्स को ये पावर देता है कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रेट्स वगैरह को इशू कर सकें। अब चौथा प्रोविज़न ये कहता है कि जो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर ये सस्पेंड नहीं किया जाएगा। लाइक जब भी कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ पर ये सस्पेंड नहीं हो सकता। मगर यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है। लाइक कभी भी अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 359 के तहत ये कहा गया है कि इसको जो है ना नेशनल इमरजेंसी के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जा सकता है, एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वो है हमारा राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, ठीक है, आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। मगर एक्सेप्शनल केसेस में ये भी आर्टिकल सस्पेंड किया जा सकता है, बट ये नहीं, ये हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि राइट टू लाइफ इज़ द ओनली थिंग विच वी नीड टू हैव, ठीक है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल 20 को कभी भी सस्पेंड नहीं करा जा सकता। ये पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। मगर प्रेसिडेंट भी विदाउट द कंसल्टेशन और डिस्कशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो कुछ भी फैसला नहीं ले सकते। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है और उसमें जो उनके प्रधान होते हैं दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना उसको डिफेंडर और गारंटर बनाया गया है इस आर्टिकल के तहत। यानी अगर फंडामेंटल राइट्स अगर किसी भी सिटीज़न के हमारी कंट्री में उल्लंघन किया जाता है, इन्फ्रिंज करा जाता है उनको, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उन चीज़ों को रेटिफाई करेगा और फिर उसके बाद ये बताएगा कि क्यों इन्फ्रिंज हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अगर कोई गलत चीज़ें हैं तो उनका इन्फ्रिंजमेंट रोका जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर बोला गया है डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी सारी पावर्स यहाँ पर आ जाती हैं। लाइक सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल पावर है कि यहाँ पर कोई भी अग्रीव्ड सिटीजन जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि भाई साहब हमारा जो है ना फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप कुछ कीजिए। अब वाइड इस संदर्भ में है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का खाली डायरेक्शंस और ऑर्डर्स ही नहीं, साथ ही साथ हर प्रकार की रिट्स को भी जारी कर सकता है, ठीक है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग और एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बात समझनी होगी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो पास जो पावर है ना उसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना कि किसी और जो हमारे राइट्स हैं उनके उल्लंघन के तहत। जैसे कि जो नॉन फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, कस्टमरी राइट्स हैं। लाइक जो हमारे कस्टमरी राइट्स यानी मानकर चलिए जो पिछले ज़माने से चलते हुए आ रहे हैं, शादी करना वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर अदर भाषा में बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो तभी एक पर्टिकुलर केस को लेगा अगर उसमें जो है फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन की बात करी ही जा रही है, ठीक है। तभी उस केस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिटरमाइन करा जाएगा। यानी कि अगर 2 पर्सन है और वो दोनों मियाँ बीवी हैं, यानी हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके बीच अगर कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सिंपली इन चीज़ों के लिए थोड़ा ना जाया जा सकता है। अगर वहाँ पर अगर एग्जैक्टली जो है अगर फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा भी आर्टिकल 32 कैन नॉट इन्वोक सिंपली टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन अनलेस इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जा रहा है या फिर वहाँ पर लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी लेजिस्लेशन बनाया जा रहा है और वो आपके मतलब क्या नाम है कि वो काम कर रहे हैं और उससे क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है और या मुझे क्या लग रहा है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि हमारे पास ये भी तो प्रूफ होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। तो वो कहाँ पर देखा जाएगा?
तो वो आप जाएंगे, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पता लगता है कि ये आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर रहा, तो आपके केस को वहीं पर डिसमिस कर दिया जाएगा और फिर आगे बात बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आपको केस को सुनवाई की जाएगी और आगे केस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास जो है क्या है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो है, ओरिजिनल पावर तो है, मगर एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 226 के अंडर हाई कोर्ट को भी ये पावर है कि वो जो डायरेक्शंस है, ऑर्डर्स है और रिट्स को जारी कर सकें, ठीक है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी एक जो अग्रीव्ड पर्सन है, यानी कोई भी जिसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तो उसके पास दो चीज़ें रहते हैं कि या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर वो हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। मगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जब तुम्हारे पास हाई कोर्ट है तो आपको सबसे पहले जो हाई कोर्ट में जाकर गुहार लगानी कि भाई साहब हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। अगर वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप डायरेक्टली हमारे पास आइए ना, ठीक है। क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट तो मना ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है वो इटसेल्फ ही एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं रेट्स और रेट्स टाइप, कितने प्रकार की रेट्स होती हैं और इनका स्कोप किस प्रकार का है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन रेट्स के तहत ही अपील दर्ज करी जाती है या फिर कोई अग्रीव्ड पर्सन जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि इन रेट्स के साथ साथ वो कोई भी डायरेक्शन या फिर किसी ऑर्डर को भी इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 के अंडर ये पावर दी हुई है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी किसी और एक ऐसी जो बॉडी को ये पावर दे सकती है कि वो रिट्स को जारी कर सके, मगर ऐसा कोई भी प्रोविज़न आज तक नहीं बना है। अब 1950 से पहले क्या हुआ करता था कि कलकत्ता हाई कोर्ट और बॉम्बे मद्रास हाई कोर्ट के पास ये पावर थी कि वो रिट्स वगैरह जारी कर सकें, ठीक है। अब वहीं से ये सारी चीज़ें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसके बाद ये जो पावर आ जाती है हाई कोर्ट्स के साथ साथ जो है हमारा जो नेशनल लेवल का जुडिशल सिस्टम है, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके पास भी ये पावर थी। उसके पास ये पावर आ जाती है अलॉन्ग विद द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं यानी रिट्स वगैरह हमने कहाँ से ली हैं? हमने ये सारी चीज़ें ली हैं इंग्लिश लॉ से, यानी ब्रिटिशर्स से, ठीक है। अब वहाँ पर इनको क्या बोला जाता है? प्रोरोगेटिव रिट्स, यानी विशेष अधिकार, ठीक है, विशेष अधिकार बोला जाता था। किंग के ये अधिकार हुआ करते थे। तो वहाँ पर जो किंग का जो काम हुआ करता था, फाउंटेन ऑफ जस्टिस का काम हुआ करता था, ठीक है। और आज भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और समझनी होगी यहाँ पर कि जो रिट जुरिडिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, ये कहीं ना कहीं डिफरेंट है। वो किस प्रकार से? चलिए देख लेते हैं। अब पहली चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स जो है खाली जारी कर सकता है, यानी रिट्स को इशू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मगर वहीं पर जो हाई कोर्ट है वो इशू कर सकता है रिट्स को ना कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए, बल्कि जो अदर पर्पसेस हैं उनके लिए भी। अब ये अदर पर्पसेस क्या है? कोई भी लीगल राइट, ऑर्डिनरी लीगल राइट, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, लीगल या कुछ भी स्टैट्यूटरी जो लॉ होता है उसके लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास जो है रिट जारी करने का एक प्रावधान है कि वो जो रिट्स हैं वो किसी पर्सन के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया जारी कर सकता है। मगर वहीं पर अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है ना वो थोड़ा सा छोटा रहता है। पहली बात ये कि जो हाई कोर्ट है वो अपने ही स्टेट में जो रिट्स को जारी कर सकता है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर कॉज जो आउट ऑफ द स्टेज, जैसे कि मानकर चलिए कि जो एक जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का वो अपनी टेरिटरी तक रहेगा, मगर दो पीपल हैं वो मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब उनके बीच में विवाद हुआ और वहाँ पर जो है उन्होंने महसूस किया कि उनका जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो उल्लंघन कर रहे हैं और वो जाकर किसी और स्टेट में रहने लगे एज अ माइग्रेंट लेबरर, ठीक है। अब वहाँ पर जाकर रहने लगे तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर जो ना उनका जो विवाद है वो उस हाई कोर्ट में चला जाता है। तो वहाँ पर जो यूपी का जो हाई कोर्ट है ना, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, वहाँ पर वो अपनी रेट जारी कर सकता है कि भाई इनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है या फिर इनकी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पर जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है ऐसे एक्सपेंड हो सकता है अदर स्टेट्स तक, अगर जो इशू है वो उसी स्टेट में अराइज हुआ है, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत ज़्यादा है रिट्स इशू करने के संदर्भ में देन दी हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर रेमेडी अंडर आर्टिकल 32, अब ये खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता रिट्स को जारी करने से। वेरस अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो मना कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 इटसेल्फ ही एक फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है, गारंटर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, द सुप्रीम कोर्ट इज दस कॉन्स्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। समझ में आ गया आपको बात? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ रिट्स आती हैं जैसे कि हेबियस कॉर्पस, मांडमस, प्रोहिबिशन और सरसरी एंड क्वियो वारंटो। ठीक है, तो ये कुछ रिट्स हैं, 5 रिट्स हैं टोटल। ठीक है, 5 रिट्स हैं। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहले रिट्स के बारे में बात करते हैं। पहली रिट्स जो है डील करती है टू हैव द बॉडी ऑफ, किसी भी बॉडी को प्रेजेंट करना, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो यही यहाँ पर रेट जो है सबसे महत्वपूर्ण रेट यही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बुलवर्क है इंडिविजुअल लिबर्टी का अगेंस्ट डायरेक्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन के अगेंस्ट। ठीक है, आर्बिट्ररी डिटेंशन के अगेंस्ट है ये एक बुलवर्क, और किसका? इंडिविजुअल लिबर्टी का। ठीक है, तो ये जो रेट है वो ये कहती है कि यहाँ पर एक जो कोर्ट है ना वो डायरेक्शन इशू कर सकता है एक पर्सन को, कि अगर कोई भी पर्सन है उसने एक पर्सन को डिटेक्ट कर रखा है तो वो ये कह सकता है उस पर्सन को कि उस पर दूसरे पर्सन की, यानी मानकर चलिए एक पर्सन ए है, इसने बी को डिटेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर कोर्ट कहेगा कि ए से कि भाई दूसरे की बॉडी कहाँ है, दूसरे को प्रेजेंट करो मेरे सामने। तो यहाँ पर कोर्ट इसी तरीके की डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है, या किसी भी कोर्ट को, हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो लीगल डिटेंशन की एकदम लॉफुल है, तो उस समय पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर इलीगल करार होता है यानी लीगलिटी प्रूव नहीं हो पाती है, तो उस समय पर जो पर्सन डिटेन करा गया है उसको फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब ये जो रेट है किस किस के अगेंस्ट इशू हो सकती है? दोनों, पब्लिक अथॉरिटीज़ और प्राइवेट अथॉरिटीज़, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू हो सकती है। कहाँ इशू नहीं हो सकती? जहाँ पर डिटेंशन लॉफुल है। ठीक है, जहाँ पर प्रोसीडिंग कोर्ट के द्वारा या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, या फिर डिटेंशन जो है एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि आपको उस पर्सन को डिटेन कर लीजिए, या फिर डिटेंशन आउटसाइड ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट है। ठीक है, वहाँ पर जैसे कि मानकर चलिए कि अब डिटेंशन जो होता है वो किसी और कंट्री में होता है, या फिर एक स्टेट है उसका वहाँ पर कुछ क्रिमिनलिटी या फिर कुछ क्राइम वगैरह हुआ है और वहाँ से वो बंदा भागकर कहीं और चला गया है, तो वहाँ पर वो उसको डिटेन करने का ऑर्डर नहीं दे सकता, वो जारी करेगा दूसरा हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आपको समझ में आई? चलिए, नहीं आई तो वीडियो रिपीट कर जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मांडामुस की। तो मांडामुस का मतलब है कि वी कमांड देना, क्योंकि यहाँ पर जो है कोर्ट जो है कुछ इशू करता है, पब्लिक ऑफिसर से पूछता है कि भाई तुमने अपनी जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म क्यों नहीं करी। जैसे कि आप कहीं पर पब्लिक ऑफिस में विजिट करते हैं और आप पाते हैं कि जो पब्लिक ऑफिशियल वहाँ पर जो अधिकारी बैठा है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर रहा है, और जो आपने उसको काम दिया है आप चाहते हैं कि वो आपका कुछ काम पूरा करे, क्योंकि वहाँ तो वो पब्लिक की सेवा करने के लिए बैठा है ना, और वहाँ पर आप उसे फाइंड आउट करते हैं कि वो जो पर्सन है, पर्टिकुलर अधिकारी, पर्टिकुलर ऑफिसर, वो काम को पूरा नहीं कर रहा, अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, तो वहाँ पर आप सीधे ही सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर ये गुहार लगा सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर ऑफिसर इन दैट ऑफिस इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वहाँ पर कोर्ट क्या होगा कि जो पब्लिक ऑफिशियल है उसको अपना जो काम परफॉर्म करने के लिए कह सकता है, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कह सकता है। अब ये जो रेट्स हैं किस किस के अगेंस्ट इशू हो सकती हैं? पब्लिक बॉडी के, कॉरपोरेशन के, ठीक है, एक इन्फीरियर कोर्ट के, छोटे कोर्ट के, ट्राइब्यूनल के, और किसी गवर्नमेंट के। ठीक है, छोटी गवर्नमेंट जो है जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गई, ठीक है, या फिर पंचायती राज हो गई। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी जो रेट्स हैं, ये वाली रेट्स जो है मांडामुस इशू की जा सकती है। कहाँ पर नहीं इशू हो सकती? अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। अगर किसी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के, तो वहाँ पर इसे नहीं इशू करा जा सकता। ठीक है, जहाँ पर ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो, जैसे कि गवर्नर की। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? चलिए, और एनफोर्स
टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के, वहाँ पर इसको इशू नहीं करा जा सकता। अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर के, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नर की भी कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिशनरी पावर उनके पास कुछ होती है, ठीक है। जैसे कि जो बिल होता है, लेजिस्लेचर जो होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो बनाया जाता है, तो उसको जो है प्रेसिडेंट असेंट देने से पहले ये भी कह सकता है कि वो अपने पास रिजर्व रख सकता है टू जस्ट टू एग्जामिन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एग्जामिन कराने के लिए कि हाँ मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक बार दिखा लूँ, ठीक है। या फिर ये जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट कभी भी इशू नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। समझ में आपको बात, मांडमूस किसके अगेंस्ट हो सकती है, किसके नहीं। चलिए और क्या होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन, अब इसका मतलब होता है टू फॉरबिड, मनाही देना एकदम, ठीक है। अब ये जो है क्या है कि अगर कोई भी एक मान लीजिए ट्राइब्यूनल है अब, या फिर लोअर कोर्ट है, अगर वो अपने उनका एक होता है कि आप जो है ना 1 2 या 3 तक ही गिनती गाओगे, इससे ज़्यादा नहीं गाओगे। अब वहाँ पर क्या करते हैं ट्राइब्यूनल, ये लोअर कोर्ट क्या करते हैं कि 4 तक गिनती गा देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि इनको गिनती जो गानी है वो 3 तक ही गानी है, ठीक है। मगर इन्होंने जो है ना 3 तक गानी है, मैंडेटरी है 3 तक गानी है, मगर 3 से ज़्यादा नहीं गानी है। मगर इन्होंने जो गिनती गाई है वो 2 तक ही गाई है, यानी इन्होंने अपना काम जो पूरे तरीके से नहीं करा है, या फिर इन्हों की जो जजमेंट थी वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, या फिर इन्होंने 4 तक गिनती गा दी, तब उस समय पर जो हायर कोर्ट है वो ये रिट जारी करते हैं कि अगर तुम्हारी कोई भी पावर एक्सेडिंग होती है और अपना जुरिडिक्शन अगर तुम बढ़ाते हो, या फिर किसी और कोर्ट की, या फिर कहीं और जाकर आप जो है ना अपना जुरिडिक्शन फैलाने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं ये रेट उस समय पर पावर में आ जाती है, ठीक है। अब ये रेट जो है इशू की जा सकती है जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। कहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज़, ठीक है। ये समझ में आई। चलिए सर्सरी की बात करते हैं हम, ठीक है। सर्सरी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड, मतलब पता होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि मानकर चलिए एक पर्टिकुलर केस है, ठीक है, जो लोअर कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग है और वहाँ पर लड़ा जा रहा है, मगर उसका जो उसमें जो कुछ चीज़ें हैं ना वो लाइक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है, तो वहाँ पर जो हायर कोर्ट इस रेट को जारी कर सकता है। तो वहाँ पर इस रेट को जारी करने के बाद जो हायर कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट से ये कहेगा कि ये जो केस है ना ये आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो क्या करते हैं कि जो सेंटेंस दे देते हैं, डेथ सेंटेंस दे देते हैं। तो ये सारी जो पावर्स है ना कहीं जो है ऊंचे लेवल के कोर्ट जो हैं, यानी हायर कोर्ट जो उनके पास ये पावर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, यानी उनका जो जुरिडिक्शन वो एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। अब जब ये एक्सपेंड करने की, सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का काम है या फिर जो हाई कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो काम ये खुद करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये अपना जुरिडिक्शन जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं कर्ब करने के लिए जो हायर कोर्ट होते हैं उनके द्वारा ये रेट जो है वो इशू करी जाती है, ठीक है। ये बात आपको समझ आएगी। तो प्रीवियसली इसमें क्या प्रावधान था कि जो रिट थी वो जुडिशियल जो बॉडीज़ हुआ करती थी और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ हुआ करती थी, अथॉरिटीज़ हुआ करती थी, उनके अगेंस्ट ये रिट जारी की जा सकती थी। मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हुआ करती थी, यानी अथॉरिटीज़ हुआ करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, उनके अगेंस्ट ये जारी नहीं हुआ करती थी। मगर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा कि जो ये रिट है सर्सरी, इसको इशू करा जा सकता है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के भी, ठीक है। ये बात आपको पता चली। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आपको बात नहीं आई है तो एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, सो दैट कि यू गेट इट वेरी इजीली, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें क्यू वारंटों की बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं बाय व्हाट वारंट, व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, यानी किसकी कहने पर और कैसे, क्या चीज़ है आपके पास जो ये प्रूव करते हैं कि आप यहाँ पर हो। तो यहाँ पर अगर कोई भी इलीगल तरीके से एक पब्लिक ऑफिस को असरप करता है, यानी छीनने की कोशिश करता है और वहाँ पर बैठकर डिस्चार्ज करने की कोशिश करता है ड्यूटीज़ को, तो यानी अगर मानकर चलिए अब आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ, मगर आप इलीगल तरीके से एक IAS ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं और ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने लग जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे जो है ना कोई भी अथॉरिटी, कोई भी आकर पर्सन ये पूछ सकता था कि आपके पास ये लाइसेंस, यानी आप सच में IAS ऑफिसर हैं या नहीं हैं, और कोर्ट ये आपसे पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। अगर किसी ने कोर्ट को इन्फॉर्म करा ये जाकर कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो वहाँ पर कोर्ट आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रूव है आपका कि आप ये पर्टिकुलर पर्सन हैं और आप ये हैं,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रिट में आती हैं कि कोर्ट आपसे ये पूछ सकता है कि आप किस बिहाफ पर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, आपकी लीगलिटी क्या है, लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये जो रिट है वो इशू हो सकती है ओनली सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर, जिनका परमानेंट कैरेक्टर हो, जैसे कि IAS ऑफिसर हो गए, ठीक है। ना कि जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उनके मिनिस्टर जो होते हैं वो तो टेम्पररी होते हैं, लाइक बदलते रहते हैं, जब भी सरकार बदलती है, पावर में दूसरी सरकार आती है तो वहाँ पर मिनिस्टर्स बदल जाते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो रेट है वो इशू नहीं हो सकती मिनिस्टर ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि मिनिस्टर ऑफिस जो होते हैं वो तो बदलते रहते हैं और प्राइवेट ऑफिस में भी आप तो देखेंगे, ठीक है। मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, बिल्कुल भी है, ठीक है। चलिए अब अनलाइक अदर 4 रेट्स, अब इसको जो है ना कोई भी एक जो अग्रीड पर्सन है, यही नहीं कि जो अग्रीड पर्सन है वही ये वाली रेट्स को जारी कर सकता है, नहीं, कोई भी जाकर, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन ये जाकर कह सकता है कि आप एक बार उस पर्टिकुलर ऑफिसर से पूछिए कि क्या वो इस पद के लायक है, क्या क्लेम है उसके पास, क्या प्रूव है उसके पास कि वो जो है ना ये एक पर्टिकुलर ऑफिसर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। चलिए ये थी पूरी की पूरी जो आर्टिकल 32 है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मगर ईजिएस्ट वे यही है कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आप मुझसे फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, सो दैट कि यू गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होती है बेझिझक पूछिए, आपका भाई इधर है बताने के लिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा, मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।